Let me read for you and settle down quickly. Few students I am feeling they have to yet open their notebooks. Bete. Be early. Be quick. Be quick in these jobs. Pull out the assignment. A girl is carrying a bag of 3 kg mass on her neck and moves 200 meter on a leveled ground. The work done against gravitational force will be what? Look here. This is the figure. This is the girl, okay? And she is carrying a bag. Weight of mass of the bag is given to us. How much? 3 kg. And she is moving forward. How much she is moving forward? S, I mean displacement on straight line is given to us as 200 meter. अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में क्या है. He is asking what is the work done by gravitational force. Gravitational force यानी जिधर को ग्रेविटी है उधर को लगने वाला. आप सभी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, approximately 10 meter per second square, and it is acting vertically downwards. So how much is the mass? 3 kg. So in case I ask you what is the weight, आप बोलोगे सर weight is equal to mg होता है और that will be about 30 न्यूटन. ओके, सो ये वेट किसने लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने. तो वेट डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउन. वेट इज ऑलवेज इन न्यूटन. So this is a kind of the force. Where is the displacement? It is horizontal direction. It is in horizontal direction, okay? So weight is vertically downward. So how much is the angle? 90 degree. Because one force is vertically downward and the other vector displacement is in the horizontal direction. Now what is the formula for the work we discussed last time? Force into displacement into cos theta. Okay? So force की जगह what you will put? Weight 30 Newton, displacement 200, cos of 90 degree. And you all should remember, अगर हम ये कल वाला फार्मूला याद करें, cos of any angle 1 minus theta upon 90 overall square minus 0.04 ऐसे ऐसे कुछ कराया था. तो if you put theta equal to 90 here, right? So cos 90 upon 90, 1 का square 1. So cos 90 always remember, cos 90 is 0. So once you put here 0, the work comes out to be 0 joule. No work is done. आप आपको यहाँ पर कुछ सुनने में इल्यूजन हो सकता है, सर ऐसे कैसे हो सकता है? द गर्ल इज कैरिंग सम मास ऑन द हेड इन द फॉर्म ऑफ बैग एंड शी इज मूविंग फॉरवर्ड. तो लड़की कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही है. लेकिन आप भूल गए इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा ही नहीं लड़की ने कितना काम करा. He has not asked how much work is done by the girl. वो कह रहा है the work done by the gravitational force. तो गर्ल के वेट ने कितना फोर्स करा? तो वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो आपने याद रखना है सेम सिचुएशन में कौन से फोर्स के द्वारा वर्क करा गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसने क्वेश्चन में वर्क डन बाय गर्ल नहीं पूछा, उसने पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, तो वर्क कम्स आउट टू बी 0. बेटे 9th डी में ना अभी तक बच्चे रोमिंग कर रहे हैं. मेरा दिल करता है मैं फोटो क्लिक करके बताऊं हायर अथॉरिटीज को. इतना देर थोड़ी लगाते हैं बेटे. ओके, तो सभी बच्चे इसको देखो और मेरे को बताओ. इन केस इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू, रेज योर राइट हैंड. रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. मैं इंडिविजुअल लेवल पे पूछ रहा हूं बेटे.
जिस क्लास में बच्चों का हाथ नहीं खड़ा हुआ तो उनको मैं कैमरे से ऑफ कर दूंगा, चाहे जितने मर्जी फोन आए जाए स्कूल से। ओके, तो इसका मतलब मेरे बच्चों को समझ आ गया कि इस कॉस थीटा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में काम करने के लिए। और दूसरी बात, जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं काम हो गया या नहीं, फिजिक्स में वैसा नहीं चलता। क्योंकि आम जिंदगी में हमें लगता है कि काम तो हो रहा है, वो वेट लेके जा रहा है। फिजिक्स में हमने जो भी आंसर देना है वो आपने फार्मूला की मदद से देना है, इंट्यूशन से नहीं देना। बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, इंट्यूशन से देना। सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। शाबाश, क्वेश्चन 7। कंपटीशन है इस क्वेश्चन में, सभी सेक्शंस का कंपटीशन है। देखते हैं आप कितना क्या कर पाते हो कि नहीं। वैसे इसका आंसर भी उसने लिखने की कोशिश करी है। An object is thrown at a certain angle to the ground, moves in a curve back, fall back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie in the same horizontal line. What is the work done by the gravity? देखो बच्चे, ध्यान से सुनना। इस बच्चे ने यहां से बॉल फेंका और वो यहां पे गिर गया, राइट। क्वेश्चन के मुताबिक जो पॉइंट ऑफ थ्रो है, पॉइंट ऑफ थ्रो and the point of fall, this is your what, point of fall, they are exactly on the same horizontal level. Let's call point of fall as F, let's call point of throw as T. It has been mentioned in the question that F and T are on the same horizontal level, वो सेम horizontal level पे है। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल में, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो गया टी से लेकर एफ तक, बिल्कुल सही। लेकिन इन केस मैं आपसे पूछूं वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल, आप कहोगे सर वर्टिकल में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल में दोनों पॉइंट अलग अलग हाइट पे होने चाहिए, पॉइंट ऑफ थ्रो पॉइंट ऑफ फॉल, उनका लेवल सेम है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ बच्चे, 0 मीटर, राइट। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी किधर को लगती है, नीचे को लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लगा, वेट के रूप में डाउनवर्ड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, क्या जहां से बॉडी फेंकी थी उधर से नीचे को डिस्प्लेसमेंट हुई, नहीं। क्या जहां से बॉडी फेंकी थी ऊपर को डिस्प्लेसमेंट हुई, नहीं, हुई नहीं। तो वेट की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो एस इज इक्वल टू 0 इन दैट केस। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क कैलकुलेट करते हैं तो दैट बिकम्स 0। ओके, दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो सर ग्रेविटी वाला जो वेट होता है ना वो इधर को होता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट भी लगाओगे वो टी से एफ की तरफ है, टी से एफ की तरफ डिस्प्लेसमेंट है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो आपका थीटा 90 डिग्री हो गया। तो आपने हमें बोला था वर्क इज इक्वल टू 0 इफ कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा दैट इज कॉस 90 0 हो। तो आप इसी से निकाल सकते हो कि सर आपका जो वेट है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी पूछा आपने। और आपको पता है वेट के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, मास और ग्रेविटी। तो वेट को कौन डायरेक्शन देगा, मास की तो डायरेक्शन होती नहीं है कभी, तो वेट को वही डायरेक्शन होगी जो ग्रेविटी की होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। और हमारे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट किधर को है, टी से एफ की तरफ, टी से एफ की तरफ डिस्प्लेसमेंट है।
तो दोनों वेक्टरों को एक ही पॉइंट से शुरू करके देखते होते हैं। दोनों पॉइंटों को एक ही शुरू करने से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आया और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर को। तो दोनों में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। और वर्क का फार्मूला क्या कराया था टीचर ने, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो जैसे ही आप कॉस थीटा को 90 पुट करोगे, आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, गिव द फीडबैक, गुड जॉब। तो मैक्सिमम जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं, राइट हैंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको समझ आ गया कि 90 कैसे इसमें थीटा हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। A mass of 10 kg is at point A on the table. It is moved to the point B. If the line joining and AB is horizontal, what is the work done by the gravitational force? फिर वही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही है बेटे जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। कैसे? एक टेबल है, उसके ऊपर एक पॉइंट पर कोई बॉडी है ए पर, और वो बी की तरफ मूव कर दी गई। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी। और वेव वर्क किसने बताना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ग्रेविटेशनल वाला फोर्स कौन सा होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमेशा याद रखना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है वेट, और वेट का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी। और वेट की डायरेक्शन कौन सी होती है? वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो वेट हो गया डाउनवर्ड एज फोर्स, वेट इज एक्टिंग एज फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों वेक्टरों के स्टार्टिंग पॉइंटों को कॉमन बना देते होते हैं। कॉमन बना के देन यू चेक हाउ मच इज द एंगल। You see, this angle is again coming as theta, 90 degree. So what is the formula of work? Force, displacement, cos theta. अभी अभी टीचर ने आपको सिखाया, जब थीटा 90 डिग्री हो तो फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की जो मर्जी होती रहे, तो वर्क इज इक्वल टू 0 जूल। 0 जूल। इन बच्चों को समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटे देख लो, आप फीडबैक में सुस्ती करते हो तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। ओके, शाबाश शाबाश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट, उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 0। 0 लिए होता है बेटे, वेटलेसनेस आती है, इसीलिए वेटलेसनेस। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है तो वर्क कितना हुआ? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वर्क की भी बात करें अगर, अब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है इसमें, देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वेट। वेट के द्वारा कितना वर्क करा गया? ग्रेविटी हमेशा याद रखना, इनसाइड द सैटेलाइट 0 होने से वेट 0 न्यूटन। तो जैसे आप वेट को फोर्स के रूप में 0 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो मर्जी होता रहे, योर वर्क इज अगेन 0 जूल। तो सभी बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द सैटेलाइट इज 0 अराउंड। क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में मुकाबला है, चलो देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। 10th क्वेश्चन कंपटीशन, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। 10th क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा सेक्शन इमर्ज करके निकलता है और कौन सा बच्चा 200 बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे 500 जूल। अरे वाह, कौन से सेक्शन में से आ रहा आंसर? वही है डी सेक्शन। हाँ, डी सेक्शन में कौन बता रहा है?
हाँ, बच्चे ने अच्छे से नाम नहीं बताया अपना भाई। सर परमवीर। वामवीर। ओके। तो इस बच्चे ने जवाब दिया है, लेट्स सी कि उसने सही दिया है कि नहीं। 4 आदमी मिलके 250 ग्राम का बॉक्सा उठाते हैं 1 मीटर की हाइट तक। लेट मी टेल यू वंस अगेन। 4 men lift a 250 kg mass to a height of 1 meter, hold it without raising and lowering it. How much is the work done in lifting the box? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी वर्क जो है वो बॉडी की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। द वर्क डन गेट्स स्टोर्ड। इसका मतलब इसमें अगर हमने वर्क कैलकुलेट करना है तो वी विल कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटे। ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? mgh। ओके। हाउ मच इज द मास? मास 250, लेकिन यू हैव टू चेक क्या ये किलोग्राम में दे रखा है। यस, दे रखा है। ऐसा यूनिट्स में पुट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और चलो 9.8 भी ले सकते हैं। 10 10 ले लो, चलो 1 मीटर इज दी हाइट। ओके। तो जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट करा 250 जूल। ए डी सेक्शन के बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। तो इस क्वेश्चन के ए पार्ट में, 10th क्वेश्चन के ए पार्ट में कौन सा सेक्शन फर्स्ट? नाइन्थ डी। नाइन्थ डी इज द विनर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 2500 जूल आएगा, 250 जूल नहीं आएगा। हाँ, 2500 सर, 2500। एक जीरो छूट गया था। तो नाइन्थ डी इसमें विनर आया बेटे। ओके। सेकंड सेक्शन में देखते हैं कौन सा सेक्शन इसमें विनर करता है। विनर निकलता है हुज व्हाट, हाउ मच वर्क डू यू डू होल्डिंग इट। सर नहीं होगा, इतना ही वर्क करना पड़ेगा इसको होल्ड करने में भी, उठाने में भी उतना ही होल्ड। व्हाई डू दे गेट टायर्ड व्हाइल होल्डिंग इट? तो वर्क करने में एनर्जी डिसिपेशन होती है। आप कहोगे वर्क करने में एनर्जी डिसिपेशन होती है, और एनर्जी डिसिपेशन से टायर्डनेस तो आती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन। 11 क्वेश्चन, असर्शन रीजन। Work done by or against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the 2 points. Gravitational forces are conservative in nature. देखो बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। ध्यान से सुनना। एक बॉडी यहां से मान लीजिए यहां पर पहुंची है, यहां से यहां पर, लेकिन वो यहां से पहुंचने के लिए, यहां पर जाने के लिए क्या इस रास्ते से गई है? क्या वो स्ट्रेट लाइन गई है? क्या वो इस रास्ते से गई है? कैसे पहुंची है? द पाथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए वट एवर इज द ट्रैक इज फॉलोड, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट ए बी के बराबर ही रहेगा ना हमेशा। सो दैट मीन्स जो वर्क है ना, वर्क डन बाय वो प्रेजेंट सिचुएशन में हमने क्या नोट करा कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़कर उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोलना होता है। ओके। तो अगर कोई वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, तब जिस फोर्स ने वो वर्क करा होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। सो 11th में इजर्शन भी रही सही है, रीजन भी सही। तो सभी बच्चे एक पॉइंट लिखो, मैं लिखाता हूं। सभी बच्चे लिखो, कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स। कंजर्वेटिव, सभी बच्चे लिखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स is that force, is that force by which work done
by which work done is dependent on initial and final positions of the body only, is dependent on initial and final positions of the body, comma, not on the path followed by the body. Not on the path followed by the body. जो मैंने लिखाया है उसका मतलब भी समझ लो। अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से बेटे, जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना फिर से सुन लो। अगर कोई बॉडी एक्स से वाई तक पहुंचती है और जिस बॉडी ने, जिस फोर्स ने ये वर्क करा बॉडी को एक्स से वाई तक पहुंचाने के लिए, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अगर उसके द्वारा करा गया फोर्स एक्स पे डिपेंड करे, वाई पे डिपेंड करे, लेकिन बॉडी एक्स से वाई तक पहुंची कैसे, इस रास्ते से या इस रास्ते से या इस रास्ते से, किस रास्ते से पहुंची, रास्ते पे डिपेंड ना करे। यानी बच्चा मेरे को बोलेगा सर तीनों ही केसेस में रास्ता कोई भी हो तो आपका मतलब है वर्क डन सेम होएगा। यस, तीनों ही में से किसी में से भी लगा लो, वर्क सेम होएगा जब तक कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। Till initial and final position remains same, work remains same. Okay, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन बच्चा बताता है असर्शन रीजन में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन रीजन दोनों सही है, ये सही गलत दोनों गलत। शाबाश, व्हाट इज योर चॉइस। जिन बच्चों को लगता है ये सही है वो एक फिंगर खड़ी करो, जिनको लगता है सेकंड ऑप्शन डबल फिंगर, जिनको लगता है ट्रिपल फिंगर, और यहां लगता है तो आप 4 फिंगर्स खड़ी करो। अगर दोनों सारे गलत हैं तो 4। लेट्स सी आपका क्या आंसर है किसी भी सेक्शन। तो 9th जी ने बता दिया मेरे को। ओके, 9th जी को पता लग गया। 9th सी का क्या आंसर है, 9th ई का भी पता लग गया। शाबाश, 9th ई का दोनों का अलग अलग आंसर है, मैं बताना चाहूंगा। 9th जी ने दिया है 4th आंसर, 9th ई ने दिया है 2nd आंसर। 9th सी के बच्चे नहीं बता पा रहे, 9th डी के, 9th डी का भी 2nd। तो 9th सी के बच्चों ने किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा करा। बाकी तीनों सेक्शंस में मैं बताना चाहूंगा सी का 9 आंसर, ओके, और डी का 4th आंसर है, और बाकी दोनों सेक्शंस का 2 आंसर है। अब टीचर इसको क्या देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और रीजन कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन, तो इट्स नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सुनो ध्यान से, देखो बेटे ध्यान से सुनो। अगर कोई बॉडी, योर अटेंशन, अगर कोई बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी है, ध्यान से सुनो, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता लगता कि फ्रिक्शन किधर को लग रही है। उस बॉडी को मैंने इधर को पुश करा, अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट किधर को होएगी, सर इधर को होएगी। एक समझदार बच्चे ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, क्योंकि फोर्स सफिशिएंट ना हो, पर्याप्त ना हो बॉडी को मोशन में लाने के लिए। मैंने कहा यस, दोनों ही केसेस में ये फोर्स के लगने से, चाहे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है, दोनों ही केसेस में आप मेरे को बताओ कि जो ऊपर बॉडी पड़ी है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जमीन के साथ टच में आ रहे हैं, येलो वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो किधर को जाएंगे। बच्चा कहता है सर येलो वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो इधर को जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे। जिन बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करते हैं, ध्यान से सुन लो सभी भी बच्चे, जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स उसके हमेशा अपोजिट होती है। दैट मीन इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, पॉसिबल मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी।
तो आप बोलोगे सर ये जो ऊपर ए बॉडी पड़ी है, ए बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगा, मैं कहूंगा यस। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता आपसे जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगा, जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा। ओके, व्हाइट वाला जो टीचर शो कर रहा है वो ऑन ग्राउंड है, दोनों ही फ्रिक्शनल फोर्स शो करे, लेकिन बॉडी उधर को जाएगी या जिधर को बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करे उससे विपरीत दिशा में बॉडी के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो आपने देखा अगर हम ये वाला केस ले लें तो डिस्प्लेसमेंट इधर को हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, थीटा 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री पर टीचर ने आपको बोला था वर्क आएगा नेगेटिव, लास्ट टाइम करा था, तो इसने तो पक्का ही लिख दिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 12th क्वेश्चन में असर्शन तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो सेकंड, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन possesses the motion so it is negative when object moves in the direct देखो मूव्स, कहता उस वक्त भी नेगेटिव होएगा जब बॉडी उधर को ही जाए जिधर को फ्रिक्शनल फोर्स है। नो, अगर बॉडी इधर को ही जाएगी जिधर को फ्रिक्शनल फोर्स है फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसने उसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो इसका मतलब है रीजन भी गलत है। जिन बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन बताया था वो सही है, और तो एक ही सेक्शन इसको सही बता सका, 9th जी। शाबाश, पूरे स्कूल में सर 9th जी क्या बताया था? 9th जी ने बताया था सर, 9th जी ने बताया था बेटे, 9th जी ने फोर्थ बताया था, तो ओनली विनर क्लास इज 9th जी। शाबाश शाबाश, और आप 50 बच्चों ने स्कूल के बाकी 150 बच्चों को हरा दिया, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में मुकाबला है फिर से। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 बेटे, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, दोनों सही गलत सही, सही गलत दोनों गलत, फर्स्ट फिंगर, टू फिंगर्स, थ्री। व्हाट इज योर आंसर? 13 क्वेश्चन। शाबाश, तो मेरे को पता लगा जी सेक्शन का सेकंड ऑप्शन है, जी सेक्शन कहता है सेकंड। और कोई, और कोई? ई सेक्शन कह रहा है, ई सेक्शन कह रहा है सेकंड। और कोई? जरूरी नहीं है ये ठीक हो। 9th जी, व्हाट इज योर आंसर? 9th जी का लो भाई, ऐसा भी हो सकता है सारा स्कूल गलत हो, एक दूसरे को देख के आंसर ना बताई जाओ। 9th जी गलत ना, मतलब बी सेकंड। और कोई? सो 9th सी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग आई थिंक। 9th सी में कोई भी बच्चा हौसले वाला नहीं है जो जवाब दे सके। चलो, 9th सी आई कावर्ड लिख दूं फिर? कावर्ड लिख दिया मैंने, जल्दी बता दो नहीं तो मैं कावर्ड वर्ड हट लिख दूंगा। 9th सी, व्हाट इज आंसर? शाबाश, 9th सी में एक बच्चा अलग से बताता है फर्स्ट ऑप्शन। अब टीचर इसको पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है when lifting an object vertically the work depends upon the object's mass, this is true, assertion is correct। जानते हो क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उतना वेट ज्यादा होएगा। वेट, यस और नो? और जितना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होएगा, और अगर लड़के ने इस वेट को जमीन में से उठाना है तो पक्की बात है कि उसको अपना अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितना वेट ज्यादा है उतना अप्लाइड फोर्स, तभी तो लिफ्ट ज्यादा, लिफ्ट करने उठा पाएगा उसको। ओके, तो इसका मतलब है मास के ऊपर डिपेंड कर गया वर्क। क्यों? अगर फोर्स वेट पे डिपेंडेंट है और वेट मास पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
तो देखो वर्क फोर्स इधर डिपेंडेंट है, फोर्स वेट पे डिपेंडेंट है, और वेट फोर्स कौन सा फोर्स जो बॉक्स को उठाने के लिए, और वेट मास पे डिपेंडेंट है, और वही वो कह रहा है, तो असर्शन इज करेक्ट। सेकंड, वर्क डन depends upon the force applied and the vertical displacement in the addition to, yes, जितना ऊंचा उठाएगा नेचुरली उतना एस ज्यादा होएगा तो वर्क भी ज्यादा होगा, तो रीजन भी सही है। सरप्राइजिंगली 3 सेक्शन गलत हुए हैं, और नाइन्थ सी जो डर डर के आंसर दे रहा था, जिसको मैं कावर्ड लिखना चाहता था, वो पूरे स्कूल में से विनर है। क्या बात है बेटे, थोड़ा देर से दिया तो मैं नाइन्थ सी के लिए क्लैपिंग करता हूं। वेरी गुड, ओनली 1 सेक्शन, नाइन्थ सी विनर। नाइन्थ सी को शाबाश दी जाती है, उसने 50 बच्चों ने 150 बच्चों को हरा दिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 में फिर से कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 14, रीजन दोनों सही, गलत सही, सही गलत, गलत गलत, एक फिंगर, डबल फिंगर, ट्रिपल फिंगर, 4 फिंगर। जल्दी से अपना आंसर बताओ। 14th क्वेश्चन, पहले सोच लो, सोच लो, जल्दी देने से इतना जल्दी ना दो कि गलत हो जाए। हाँ बताओ। नाइन्थ जी का पता लग गया, नाइन्थ डी का भी पता लग गया, नाइन्थ ई का भी पता लग गया, सी का कोई जवाब नहीं है, नाइन्थ सी का। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा ए बी सी डी सभी ने यही आंसर दिया है, और मैं बताना चाहूंगा बेटे आप सारे के सारे सही हो, इसलिए मैच ड्रा हो गया। कोई नहीं, सभी बच्चे बराबर है। और मैं बताना चाहूंगा जिन जो बच्चे कमजोर है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क आपका पॉजिटिव होएगा ही होएगा, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ एस और कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी होंगे सेम डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव। दूसरी बात कहता है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो कॉस थीटा तो 1 आ जाएगा 0 डिग्री होने की वजह से थीटा के, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, थीटा की वैल्यू हमने जब पुट करी तो इसका मतलब इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, बस वर्क आ जाएगा, दोनों ही सही। शाबाश। ये जो केस स्टडी है बेटे, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, थ्योरी के अंदर मैंने ये सारा आपको करवा दिया, आप अच्छे से देख लेना खुद ही। ओके, क्वेश्चन फिर भी अब 1 जूल का वर्क मैं आपको, चलो 1 जूल बता देता हूँ। चलो, कभी कभी आपको पेपर में पूछेगा, कभी कभी आपको पेपर में पूछेगा व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है। ध्यान से सुन लेना बेटे, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। आप आपको पहले मैं समझाता हूं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, फार्मूला असली। सपोज करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो हाउ मच विल बी थीटा, 0 डिग्री। तो अगर मैं इसको 0 डिग्री पुट करूं तो आप सभी बोलोगे सर उस सिचुएशन में कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री। मैं कहूंगा फोर्स को भी अगर मैं 1 पुट करना हो तो बच्चा बोलेगा सर फिर आप इसको 1 न्यूटन पुट कर दो, तो मैंने 1 न्यूटन, मैंने कहा ओके 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अगर ये बॉक्स आगे को जो मूव कर रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, वो डिस्प्लेसमेंट भी अगर 1 मीटर पुट करना हो तो बच्चा कहता है सर कर दो। तो जब तीनों को पुट करा तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वर्क का आंसर आ गया 1 जूल। अब इसी को हम डेफिनेशन बना देंगे, देखो पहले सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। अगर 1 न्यूटन का फोर्स
किसी बॉडी पे लगे और वो बॉडी 1 मीटर चल सके, और शर्त ये है जिधर को फोर्स लगाया उधर को ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी का, तब हम कहेंगे कि उस फोर्स ने जितना वर्क करा वो 1 जूल है। अब मैं इसको इंग्लिश में बताऊं, 1 जूल ऑफ द वर्क इज सेड टू बी डन। सभी बच्चे लिख लो, ये पेपर में आ सकता है। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन कब बेटे? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन pushes pushes a body by one pushes a body by 1 meter in the direction of force, ठीक है। और पुश भी कैसे करना है, और पुशेस इन ए स्ट्रेट लाइन कर दो, इन ए स्ट्रेट लाइन, या आप इसको और भी बोल सकते हो, if a force of 1 Newton is capable to produce a displacement of 1 meter in the direction of force। अगर आप पुशेस वगैरह वर्ड नहीं लगाना चाहते हो, आप कह सकते हो क्रिएट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, दोनों को सेम दिशा में बताना जरूरी है, इन दी सेम डायरेक्शन। अगर आपने ये ना बताया तो आपका गलत हो जाए। और बिलीव मी, अगर मैं पेपर को सेट करूं तो मैं 1 जूल की डेफिनेशन जरूर पूछूं, जरूर पूछूं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी के सेक्शन में। एनर्जी का फर्स्ट क्वेश्चन, two bodies A and B are of equal masses are at a height of h and 2h. What will be the ratio of their potential energy? जल्दी से बताओ। मैं आपको 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं, 1 2 3 4। ओके, क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी में फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ना यहाँ से काम किया ना, नहीं बता रहे, सरेंडर। 9th जी को बता रहा है भाई, 9th जी का एक बच्चा बताने लगा था, नहीं बता रहा। 9th जी का एक बच्चा बोल तो रहा है, लेकिन बेटे टीचर को अच्छे से आवाज सुने आपकी माइक की, तो आपको सजेशन दिया जाता है माइक को ऑन करने के बाद 2 सेकंड रुका करो, फिर बोला करो। आप शाबाश शाबाश, ए बच्चे ने बता दिया। वो कह रहा है सर देखो, फर्स्ट केस में हाइट है h, सेकंड केस में क्वेश्चन में हाइट है 2h। ओके, तो आपको पता ही है सर, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो आप बोलोगे सर ये ए केस है, ये बी केस है, तो वर्क डन इन ए केस डिवाइडेड बाय वर्क डन इन बी केस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन ए केस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी केस, mgh। और नीचे क्या आएगा, mgh नहीं आएगा, 2h। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2h। ओके, और दोनों जगह पर टीचर ने मास क्यों पुट कर दिया सेम, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मास ऑफ द बॉडी ए, जिसको भी यहां से उठाया और जिसको भी यहां से उठाया, मास ऑफ द बॉडी बी, दोनों इक्वल दे रखे हैं। जैसे हम इसको कट करेंगे 1:2, तो ये बच्चा नो 9th कौन से सेक्शन में से, 9th जी में से, 9th जी में से एक स्पेक्स वाला बच्चा है, ये बच्चा विनर हुआ। क्या नाम है बेटे आपका? सर 9th डी ने 9th डी ने भी दिया था, शाबाश। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग? जल्दी बताओ। ए स्टोन केप्ट ऑन द रूफ, कौन सी एनर्जी है? पत्थर, बिल्कुल सही। एक पत्थर को हमने घर की छत के ऊपर उठा के रख दिया है, एक पत्थर को घर की छत पे रख दिया, तो दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल वी हैव गिवन दी सर्टेन लोकेशन। तो एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन एंड हाइट इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन,
रनिंग कार में कौन सी एनर्जी होती है बेटे? काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही सेक्शन 9th डी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो रनिंग कार है वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें वेलोसिटी का करेक्टर होएगा। और टीचर ने क्या सिखाया था? हाफ एम बी स्क्वायर। तो मास कार का और वेलोसिटी, तो एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ मोशन, काइनेटिक। थर्ड पार्ट, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ ए डैम। पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। एक बहुत ऊंचे हाइट पर डैम में पानी खड़ा कर जमा दिया, हाइट पर, जमीन से काफी ऊंचा होता है डैम, तो पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। फोर्थ, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को पकड़कर ऐसे दोनों किनारों से दबा दिया, कौन सी एनर्जी होएगी? हाँ जी, चुप होके बैठना है तुमने। हाँ, अब बताओ भाई, अब देखो, अब देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, its natural shape is changed, what kind of energy is stored in it? पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, 9th जी विनर हुआ। टफ से जितने भी टफ क्वेश्चन आता है मैं देखता हूं, उसमें 9th जी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो इस बच्चे ने बोला कि अगर स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ ये हो तो आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो नेचुरल शेप जब भी चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। जो बच्चे इसको भूल गए उनको याद करना चाहिए, जब मैंने आपको एनर्जी का आर्टिकल कराया था देन मैंने इसी के अपोजिट एग्जांपल ली थी। मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया था, तो स्ट्रेच करने से भी चेंज होती है शेप, और कंप्रेस करने से भी नेचुरल शेप चेंज होती है। ओके, और कौन कौन से तरीके होते हैं ध्यान से सुनो? स्ट्रेच, कंप्रेस, ट्विस्टिंग, बेंडिंग। ओके, ये सारे तरीकों से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लिख लो सभी बच्चे, लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड, लिख नहीं रहे बेटे, पेपर में करो नहीं पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, लिख देना, इन द बॉडी बाय कंप्रेशन, या फिर स्ट्रेचिंग, या फिर बेंडिंग, या फिर ट्विस्टिंग। और गुब्बारे में हवा कर दी आपने, उसको उसका साइज चेंज कर दिया, फ्लेशन। ओके, ये सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज लिंक्ड विद दी, ये कब स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी? बाय चेंज इन दी शेप ऑफ बॉडी। अगर फोर्स लगाने से बॉडी की नेचुरल शेप में, ओके, नेचुरल शेप में बॉडी के चेंज आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेचुरल बॉडी में कैसे चेंज होएगा? ये स्पॉन्जी बॉल है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींच दिया, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, अब आगे कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। शाबाश, देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। टाइम, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कंपटीशन वाला लास्ट न्यूमेरिकल। शाबाश। 1:9। एक बच्चा है, कौन बता रहा है आंसर? फिर से बदल बोलो। 1:9। ओके, 9th जी सेक्शन में आंसर दिया 1:9, बाकी सेक्शन बता ही नहीं सके। देखते हैं। अविनाश कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। Kapil can move a speed of 3 meter per second against the frictional force of 25 Newton. Which is more powerful and by? तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, हम इससे इनजस्टिस नहीं करेंगे, पीरियड ओवर हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, चलो बच्चे, बहुत अच्छा पढ़े आप। थोड़ा सा आप ना शुरू में सेटल होने में टाइम खराब कर देते हो, वरना तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो।